गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज की क्लास ईवीएस। देखिए ईवीएस में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था टाइप ऑफ पॉल्यूशंस। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सिलेबस। हम ये पढ़ रहे थे, डेफिनेशन पढ़ा था, काजेस पढ़े थे, इसके इफेक्ट एंड कंट्रोल पढ़ा हुआ था। टाइप ऑफ पॉल्यूशंस में हमने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, मैराइन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन ये पढ़ चुके हैं। आज जो हमको पढ़ना है थर्मल पॉल्यूशन और न्यूक्लियर हर्ट्स। ये दो पॉल्यूशंस क्या हैं और इनके क्या कारण हैं या इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं थर्मल पॉल्यूशन। देखिए थर्मल पॉल्यूशन क्या है या किसे कहते हैं, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा होगा थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन जो है या प्रदूषण, इससे बहुत सारे हानिकारक कारक हैं और इसके बहुत बुरे इफेक्ट हैं। है क्या? पर्यावरण प्रदूषण में आपको मालूम है आज हमारा पूरा विश्व इसके चपेट में आ रहा है। मेन रूप से जो हमारा पॉल्यूशन फैलता है वो है हवा, पानी और मिट्टी। हवा और पानी और मिट्टी में अवांछित द्रव्यों से जो दूषित होना, यानी कि जो ऐसे द्रव्य हैं जो इनको क्या करते हैं, दूषित करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट आपका पड़ता है। और इसके कारण जो इफेक्ट आता है वो किसमें आता है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमने बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ाया हुआ है, कहीं ना कहीं प्रजातियों पे पड़ता है, रहने वाली जो प्रजातियां हैं, और धीरे धीरे वो प्रजातियां क्या होती जाती हैं? खत्म होती जाती हैं। तो थर्मल प्रदूषण जो औद्योगिक समाज के कारण वास्तविक एक मेजर प्रॉब्लम है। ये है क्या? मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ इसकी डेफिनेशन किसे कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। देखिए थर्मल पोल्यूशन जो होता है एक्चुअल में जो हमारे यहाँ कंपनियाँ चलती हैं, बहुत सारी चलती हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कारखाने चलते हैं, कोयले के कारखाने हुए, तेल के हुए, जनरेटर हुए, इनमें पानी का यूज किया जाता है, वाटर। जब वाटर का यूज किया जाता है तो इनसे वाटर जो दूषित वाटर निकलता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि तापमान बढ़ जाता है। जब वाटर का तापमान बढ़ता है तो ये दूषित वाटर किस में जाता है? नदियों पे जाता है, फिर धीरे धीरे समुद्र में जाता है। तो नदी और समुद्र में रहने वाली जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं और उनके जान को कहीं ना कहीं खतरा होता है। तो इस प्रकार के जो पॉल्यूशंस बढ़ रहा है इसके कारण वो हमारा क्या कहलाता है? थर्मल प्रदूषण। जैसे थर्मल प्रदूषण ऐसी प्रक्रिया है जो पानी की गुणवत्ता को खत्म करती है, यानी कि जो पानी है, आज आपको मालूम है हम पानी को पीने का यूज कर रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसा पानी है हमारा दूषित हो चुका है कि वो पीने लायक पानी नहीं बचा, खारा हो गया है ना। उसमें कहीं ना कहीं कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है, पीने लायक योग नहीं है वो पानी, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो उसके कम होने के पीछे जो कारण है, जो उसका इफेक्ट है वो क्या है? थर्मल प्रदूषण है। तो हम कह सकते हैं थर्मल प्रदूषण एक ऐसी प्रोसेस है जो पानी की गुणवत्ता को खत्म या कम करती है। और ऐसा क्यों होता है? तापमान को बढ़ा देती है। तापमान की वृद्धि के कारण उसमें कई प्रकार के ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। इसका दूसरा यूज आप समझ सकते हैं, बिजली। लाइट भी हमारी पानी से ही बनती है, आप लोग जानते हैं, लेकिन लाइट को पानी से जब यूज किया जाता है तो सीधी सी बात है उसका तापमान क्या होगा? चेंज होगा। जब तापमान हमारा चेंज होता है, देखिए मैं आपको हाईलाइट भी करते जा रहा हूँ। थर्मल प्रदूषण ये जो मेन जनरेट हो रहा है, देखिए ये प्रॉब्लम से जनरेट हो रहा है। इसके बाद दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बिजली के जो उपकरण यूज किए जाते हैं या कंपनियों में यूज किए जाते हैं, उसके कारण क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण में आता है जो उसका तापमान अधिक हो जाता है। तापमान में बदलाव के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब तापमान आपका बढ़ेगा, उसका चेंजेस होगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसके कारण
परिस्थिति तंत्र यानी कि बायोडायवर्सिटी पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीव जो जल में रहते हैं वो जीव क्या हो जाते हैं, उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। ये मेजर प्रॉब्लम है थर्मल। ओके, अब देखिए थर्मल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ से थर्मल प्रदूषण आपका जनरेट होता है। तो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा, दूसरा कोयले से निकाला गया बिजली, औद्योगिक प्रयास, घरेलू सीवेज जो यूज होते हैं, हाइड्रो विद्युत शक्ति, थर्मल पावर। ये इसके मेन स्रोत हैं, यानी कि सोर्सेस जो यहाँ से ये जनरेट होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब थर्मल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव, इसके प्रभाव क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट है क्या है, ऑक्सीजन की कमी। आज आप देखते हैं कितनी सारी कंपनियां ओपन हैं और कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसे कारखाने हैं जहां पर आप कोई भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वहाँ पानी की नीड सबसे ज़्यादा होती है। और जब पानी की आवश्यकता होती है वो पानी कहीं ना कहीं पे प्रदूषित होकर निकलता है। जब प्रदूषित होकर वो पानी निकलता है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाएगा, ये जो जलीय जीव होते हैं, जल में रहने वाले, वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, उनके जो जीने का तरीका है एक्चुअल में, उनको सही ऑक्सीजन न मिलना, उनको सही भोजन न मिलना, इस प्रकार की प्रॉब्लम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहला कारण है ऑक्सीजन की कमी। दूसरा आप बता सकते हैं, पॉइंट वाइज आप समझाइएगा, विघटित ऑक्सीजन में कमी, और दूसरा आपका हो जाएगा पानी के गुणों में बदलाव। जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी जो आज हम जिसको यूज कर रहे हैं, आपको मालूम है कि पानी को यूज करें, पहले लोग बाग नदी में पानी पी लेते थे, कुएं का पानी यूज करते थे, हैंडपंप का पानी यूज करते थे। आज आपको मालूम है कि एक्वागार्ड यूज किया जाता है, मिनरल वाटर यूज किए जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? पानी को फिल्टर करने की हमको क्यों आवश्यकता है? पहले क्यों नहीं हम यूज करते थे ये सब? क्योंकि पहले प्रदूषित वाटर नहीं था, जो जल था हमारा शुद्ध था, हम उसको यूज करते थे। लेकिन आज इनके कारण कई केमिकल्स इसमें घुल चुके हैं और वो पानी पीने योग्य नहीं रहता है, इसलिए हमको कहीं ना कहीं इनका सहारा लेना पड़ता है। तो पानी के गुणों में कमी आती है और विषमता में वृद्धि होती है, यानी कि कहीं ना कहीं पॉइजन भी उसमें बढ़ता है। पॉइजन कैसे बढ़ता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हम जब खेती करते हैं तो उसमें कीटनाशक दवाएं, पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं खेतों में। वो आप जानते हैं पॉइजन्स होते हैं, क्योंकि कीड़ों को मारने के लिए दवा डाली जाती है। वो इतना कम पॉइजन होता है कि उसमें कीड़े मरते हैं। यदि उसका डोज ज़्यादा बढ़ा करके हम यूज कर लें तो हमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जब उसका यूज हम किस में करते हैं, भूमि पर, तो वो पॉइजन्स जब बरसात होती है या पानी का यूज किया जाता है, वो बह करके किस में आता होगा, नदियों में, समुद्र में, और फिर इसके माध्यम से वाटर रिचार्ज भी होता है, धीरे धीरे वो रिसाव करके अंदर भी पहुंच जाता है, तो वहाँ का पानी फिर क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। ओके, जैविक गतिविधियों में बता, जो जैविक गतिविधियाँ हैं हमारी, उनमें भी प्रॉब्लम आती है। जैविक सीधी सी बात है, श्वास लेना, यानी कि सांस लेने में जो मेन तापमान जब बढ़ता है, प्रक्रिया सीधी सी प्रॉब्लम आप समझते हैं कौन सी प्रॉब्लम जनरेट होगी। जो जल में जीव रहते हैं उनको मेन सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पाचन शक्ति कम हो जाती है, विसर्जन और जलीय जीव के विकास में परिवर्तन हो जाता है और वो डेवलप नहीं होते। ओके, और धीरे धीरे लास्ट में जो इसका इफेक्ट आपको मिलेगा वो क्या आएगा, जैविक जीव की क्षति, यानी कि हानि, कहीं ना कहीं मृत्यु होगी, किशोर छोटी मछलियाँ होगी। तो इस प्रकार से उनका जीवन क्या हो जाता है, एक संवेदनशील सेंसिटिव मैटर बन जाता है। उनके परिवर्तन से, तापमान के परिवर्तन से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और उनमें कहीं ना कहीं इफेक्ट पहुँचता है। ये मैंने आपको बताया थर्मल पॉल्यूशन और इसके कारण। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ।
इसको हम कैसे रोक सकते हैं ये भी आप जान लीजिए। इसको रोकने के लिए आपको देखिए क्या करना है, कहीं ना कहीं हमको ध्यान देना पड़ेगा, प्रिवेंशन यूज करना पड़ेगा। जो हमारे कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे जो गंदा वाटर निकलता है, यानी कि गंदा पानी जो निकलता है विसर्जन से, तो वो ठंडे तालाबों में जाए। कहीं ना कहीं हमको उसको फिल्टराइज करने की आवश्यकता हो, पहले वो फिल्टर होने के बाद फिर वो नदियों में, समुद्र में आगे बढ़े। तो कहीं न तब तो हम उसको रोक सकते हैं, अदरवाइज नहीं रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको फिल्टर करने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से घरेलू जो हमारे पास सीवेज हैं, सीवर यूज करते हैं, सीवर लाइन्स हैं, इतनी आप देख रहे हैं, मैं कई बार बोला हूँ, शहरीकरण बढ़ रहा है, जिसके कारण ये जितना भी पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ का जो भी गंदा पानी है शहर का, वो कहीं ना कहीं फिल्टर होना चाहिए, और फिल्टर होने के बाद नदियों में जाना चाहिए। तो ये पूरा मैं आपको थर्मल पोल्यूशन बताया। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से जनरेट होता है, प्लस उसको उसके इफेक्ट क्या है हानिकारक, और फिर उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। अगला टॉपिक जो हमारा है, देखिए मैंने आपको बताया थर्मल और न्यूक्लियर हर्ट्स। न्यूक्लियर हर्ट्स शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। न्यूक्लियर हर्ट्स का मतलब है नाभिक प्रदूषण। असल में आज हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, उतने ज़्यादा हमारे प्रकृति यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जितना ज़्यादा साइंस हमारा बढ़ता जा रहा है, उतना ज़्यादा यदि नुकसान हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो। ये तीनों कहीं ना कहीं हमारी इफेक्टेड हो रहे हैं, प्लस लैंड भी हमारी इफेक्टेड हो रही है। ये जिसका जन्म विज्ञान की तरक्की के साथ हुआ, आज वह हवा, पानी और मिट्टी से लेकर खान पान की विधियां, वस्तुओं, प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। कहीं ना कहीं इसका मेन रीजंस आपका क्या है, हमारा विज्ञान। रेडियोधर्मीकरण यानी कि न्यूक्लियर हर्ट्स, आपको नाभिक मैंने बताया, रेडियोधर्मी पदार्थ जो उससे हवा, पानी, धूल को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें से देखिए क्या आप यूज कर सकते हैं, परमाणु। एक परमाणु कचरे की जो रेडियोधर्मी समय के साथ साथ कम होती जा रही है, इसका मतलब ये कि कचरे की जो जीवधारियों की पहुंच है, उनसे दूर रखना चाहिए। जो कचरा है हमारा, एक्चुअल में आप देखते हो कई प्रकार के कचरे हैं, लोग बाग पन्नी फेंक देते हैं, सब कुछ। ये इनका जो जानवर है वो भी यूज करते हैं। अब जानवर जो यूज करते हैं, जानवर कहीं ना कहीं उनको नुकसान तो पहुंचता है, तो हमको इसको दूर करना चाहिए, इसका रिसाइकलिंग होना चाहिए, यानी कि इसको हमको दोबारा यूज करना चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई हमें पॉलिसी बनानी होगी और इनको मैनेजमेंट करना होगा। आइए देखते हैं कैसे। जो विस्फोटक कण होते हैं, देखिए ये पेड़ पौधे और पत्तियों पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ये पत्तियां चढ़ने वाले पशुओं, पहले मान लीजिए कोई भी विस्फोटक पदार्थ है, तो पेड़ और पत्तियों पर उसका इफेक्ट आया। अब वो पत्तियां कौन खाएगा, पत्तियां जो चढ़ने वाले पशु हैं उन पर निर्भर होती हैं, उन जीवों पर भी खतरा बढ़ जाता है। मान के चलिए आप पेड़ पौधों पे इफेक्ट आया उसका, इसके बाद जो वहाँ पे जानवर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, उनने उसको खाया, उस जानवर पे उसका इफेक्ट आ गया। अब उनसे जो भी खाद्य श्रृंखला हमने पढ़ाई थी आपको, फूड वेब या फूड चेन, उनसे आगे प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रोड्यूसर, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ था। नेक्स्ट जो होगा वो जब उसको यूज करेगा वो भी इफेक्टेड होगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हम तक पहुंचता है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन तक पहुंचता है। इससे हमारा वायुमंडल पूरी तरह से क्या होता है, दूषित होता जा रहा है, जिससे हमको सही ऑक्सीजन भी नहीं आज की डेट में मिल पा रहा है। यहाँ तक कि हम देखिए पहले ना तो हम ऑक्सीजन यूज करते थे, ना हम तो पानी को फिल्टर करने के लिए कोई डिवाइस यूज करते थे, हम नॉर्मल पानी पीते थे, एयर लेते थे। ये सब कुछ किस पे डिपेंड था, नेचुरल। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज थे और सब फिल्टराइजेशन ऑटोमेटिक
लेकिन आज आपको मालूम है कि आप पानी भी क्या यूज करने लगे, फिल्टराइज यूज करने लगे। इसके बाद आज वो समय भी आ गया कि एयर को भी हम फिल्टर करके यूज करने लगे। तो कहीं ना कहीं यदि इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर। अब देखिए रेडियो धर्मिता का जो मानव जीवन पर प्रभाव है इससे क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा परमाणु विस्फोटक जो है दुर्घटनाओं से किसका नुकसान होता है? जल। हमारा नेचुरल रिसोर्सेज नंबर 1 जल है, दूसरा एयर है और तीसरा, तीनों को नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार से इसका प्रभाव प्राणियों के यानी कि जीवित रहने वाले जो जीव हैं उन पर पड़ता है। फिर उन पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है, सही तरीके से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कमी आती है। इसके साथ साथ कैंसर जैसे मेजर बीमारी जो हमको आज मिल रही है वो भी हमारे इसी कारण से। पहले आपको मालूम है किसी को ये मेजर बीमारियां नहीं हुआ करती थी, आज हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है। ये सब क्यों बढ़ रही है? सिर्फ पोल्यूशन है, इसका रीजन सिर्फ पोल्यूशन है। हमको सही तरीके से रिसोर्सेज प्राप्त ना होना, आज ब्लड की कमी होना, हड्डियां मजबूत ना होना, सिर से बालों का झड़ना, इस प्रकार की कई प्रकार की बीमारियां भी जनरेट हो रही हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है। और इनका इफेक्ट जल पे भी पड़ता है, क्योंकि यही मैंने आपको समझाया, ये जो हानिकारक गैसेस हैं प्लस जो हमें कई प्रकार के गैस जो होती है वायुमंडल को दूषित करती हैं, ठीक है, जो बहुत सारे ऐसे हीट वाटर्स हैं, लिक्विड हैं, ये हमारे किसको पोल्यूटेड करते हैं? वाटर को पोल्यूटेड करते हैं। ऐसे हमारे लैंड को भी पोल्यूशन पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं हमको आज सभी जगह पोल्यूशन की मार से जीना पड़ता। तो ये हमने आपको थर्मल पोल्यूशन और न्यूक्लियर हर्ट्स ये दो टॉपिक और यहाँ पे क्रिएट किया। अब जो मैं अगला टॉपिक बताने जा रहा हूँ, देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? ठोस वेस्टेज जो होता है, मतलब खराब अपशिष्ट जिसका हम यूज नहीं करते, जो फेंक देते हैं कचरा, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं? काजेस और उसके इफेक्ट और उसके कंट्रोल। अर्बन एरिया इंडस्ट्री, आपको मालूम है शहर में सबसे ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है। और दूसरा है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मतलब कंपनी जिसको हम यूज करते हैं। तो ये लोग जितना भी वेस्टेज कचरा है उसको एक्चुअल में यूज करने के लिए हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए ये देखिए, पहले तो इसके टाइप को आप समझ लीजिए। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? ठोस जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? आप समझिएगा। खनन, खनन मतलब खनन अपशिष्ट पदार्थ, मलबे का ढेर जो इसे एकत्र किया जाता है, डंप किया जाता है, बहुत सारे शहरों में डंप लगे होते हैं, वो हो गए। दूसरा औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से चीनी मिल हुई, तांबा का हुआ, रसायन हुआ, पेट्रोलियम हुआ, कागज उद्योग हुए, ये इंडस्ट्री बहुत सारे कारखाने हैं, उनसे हमको मिलता है। पहला तो खनन जो खनने, और दूसरा मलबे के जो ढेर मिलते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रीज हुई, और तीसरा हुआ कृषि। कृषि उत्पादन से जैसे भूसा हुआ, ठीक है, फसलों की जड़ हुए, तना हुआ, गोबर हुआ, चारा, ये सारे कहलाएंगे। अब इनको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करने के लिए देखिए नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत, ये सभी लोग अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। आज हम देख भी रहे हैं हर जगह, हर शहर में इसको मैनेज करने के लिए पॉलिसी चलाई जा रही है। क्यों? गवर्नमेंट हर जगह इसके लिए पैसे खर्च कर रही है, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, कई लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम हो गया है यदि हम इसको मैनेज नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हमको नेचुरल रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे और हमको नुकसान होगा। कैसे? नगर पालिका घरेलू कचरा, घर घर जाके गाड़ियां जाती हैं और वहाँ से कचरा उठा के लाती हैं,
हर सिटी में ऐसा रूल्स रखा गया है कि इसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए शहर के बाहर इकट्ठा किया जाए और इसको रिसाइकल किया जाए। मेन जिसका उद्देश्य है रिसाइकलिंग करना, यानी कि इसको दोबारा यूज करना। यदि हम रिसाइकलिंग नहीं कर पाएंगे तो कम से कम इसको ऐसा हम यूज करें कि ये नष्ट हो जाए। नहीं तो हमारे लिए आज पन्नी, आपको मालूम है पॉलीथीन कई बार बैन की गई, क्यों? क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो पाती। रीजन यही है, प्लास्टिक का सामान हुआ, बार हुआ, कागज हुआ, कांच का सामान, ये सब कुछ मिल जाता है और जब एक कचरे का ढेर बन जाता है तो उस कचरे के ढेर को जानवर भी खाते हैं और जब जानवर खाते हैं तो जानवर के थ्रू आप तक भी पहुंचता है। ये मत भूलिए कि आप तक नहीं पहुंच रहा है और खाद्य पदार्थों तक भी पहुंचता है। वो कचरे का ढेर जब बरसात होती है तो बहकर खेतों में जाता है और खेतों में आप खेती करते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। यदि वो गोबर की खाद है, ये खाद का यूज किया जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन उसमें कांच भी है, प्लास्टिक भी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका चिकित्सा जो है अपशिष्ट का क्या रासायनिक जैविक मालूम ही है, मैं 2 बार कई बार समझा चुका हूँ। शरीर के कई अंगों में जानवर की मृत्यु होना, हमें कई प्रकार की बीमारियां होना, ये सारा इसमें इफेक्ट पड़ता है। फिश में भी यानी कि पानी में भी मछली से का कचरा जो होता है वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। अब विकसित, अब देखिए इसको मैं ये कहाँ से निकलता है, आप ऐसे डायग्राम बना के भी समझा सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के जो सोर्स हैं उनसे भी कहीं ना कहीं हमको मिलता है। हाउस होल्ड्स, घर में, इंडस्ट्रीज, वहाँ भी मिलता है। सोर्सेस ऑफ वेस्टेज, जो वेस्ट होता है वो भी हम फेंक देते हैं। एग्रीकल्चर से भी निकलता है और फिशेस, मछलियों से भी निकलता है। देखिए, तो इस प्रकार से इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट तो कई पॉलिसी चला रही है, लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। हमको यदि पॉल्यूशन खत्म करना है, आने वाली पीढ़ी को यदि बचाना है कि वो भी कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सके, अदरवाइज आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन खरीद कर ही यूज करना पड़ेगा और पानी भी खरीद कर ही फिल्टर करके ही पीना पड़ेगा। तो इससे यदि हमको बचना है तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगा और हमें अपना योगदान देना पड़ेगा। मैंने कई बार आपको सब्जेक्ट का मोटो भी बताया, उद्देश्य ही बताया। इन्वायरमेंट जो हमें पढ़ने का उद्देश्य है सिर्फ यही है कि हम इसका अवेयरनेस बढ़ाएं, जागरूकता बढ़ाएं लोगों में, कि लोग जागरूक हों किससे रिसोर्सेज के नुकसान होने से हमको क्या नुकसान हो रहा है। ओके, उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति पे, हवा के साथ साथ रासायनिक जहर भी पहुंच जाएगा। जल ठोस में अपशिष्ट पानी के बहाव को रोकता है। आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, यदि आपके पास नाली है मोहल्ले में, यदि उसमें पन्नियां बहुत सारी डाल दी जाए तो पानी को रोक देंगे। नालियों की सफाई हर वर्ष क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि यही कचरे के कारण वो कचरा कहीं ना कहीं नालियों को ब्लॉक कर देता है और पानी वहाँ पे रुकने लगता है। इसका इफेक्ट बच्चों के जन्म के समय वजन में कमी होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसके कई इफेक्ट हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसी के अंदर मृदा प्रदूषण के कारण भी बढ़ते हैं। मैंने कई बार समझाया, केमिकल का यूज, रासायनिक प्रयोगों का यूज, आज कई प्रकार की खाद, रासायनिक खादें यूज की जा रही हैं जिससे बैक्टीरिया को भी मारने के लिए कई प्रकार के कीटनाशक दवाइयाँ यूज की जा रही हैं। सॉइल इरोजन, ये भी कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम है। मृदा अपक्षरण, तो कहीं ना कहीं यानी कि मिट्टी का कटाव होना, वायु, तो बाढ़ आना, जब बाढ़ आएगी उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है। तो सॉइल इरोजन की जो मेन प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। ऐसे पानी का खराब होना, अर्बन वेस्टेज, नगरी की जो बढ़ रहा है इंडस्ट्री, जो मैंने समझा है एक एक करके, इसके कारण कहीं ना कहीं इफेक्ट हमको कहाँ पे मिलता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो रेडियो एक्टिव अभी बताया, एसिड रेन, अम्ल वर्षा, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा एक ऐसी है, आगे भी हमको पढ़ने को मिलेगा, मिट्टियों में अम्लता की अधिकता हो जाए, यदि बढ़ जाए तो वो क्या कहला जाती है? एसिड रेन। तो ये हमने देखा आपको, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए हमने ये पॉल्यूशन पढ़े,
थर्मल पोल्यूशन पढ़ा, न्यूक्लियर अर्थ पढ़ा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, अर्बन एरिया इंडस्ट्री बताया। अब हमको रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। देखिए टॉपिक फर्स्ट यूनिट में भी समझाया, हर यूनिट में मैं आपको समझाता हूँ। इंडिविजुअल आपका क्या रोल है, आपका स्वयं का रोल क्या है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को रोकने के लिए आपका स्वयं का रोल क्या है, ये आपको लिखना भी है और आपको मानना है। इसकी केस स्टडी भी करना है। डिस्टाइजर्स मैनेजमेंट, ये आपको मालूम है, डिस्टाइजर मैनेजमेंट आपदा जो आ जाती है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे फ्लूड्स, बाढ़ आना, अर्थक्वेक, भूकंप आना, साइक्लोन, चक्रवात, लैंडस्लाइसेस, ये हमने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ लिया था। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ हमने फर्स्ट यूनिट में इसको कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, फोर्थ यूनिट पढ़ना है, सोशल इशू एंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के सोशल इशू क्या है, आज मैं यहाँ पे आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये हमने प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में रोल ऑफ द इंडिविजुअल, प्रिवेंशन एंड द विभिन्न प्रकार के फ्लूड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये सब हमने पहले पढ़ लिया था, लैंडस्लाइसेस। तो अब हमको जो पढ़ना है वो फोर्थ यूनिट पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में सोशल इशू एंड द एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो सोशल इशू एंड एनवायरनमेंट पर आएगा। आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो और मैं एक चीज़ और आपको, एक फ्लो चार्ट कंप्यूटर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसको प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फ्लो चार्ट के रूप में बता सकते हैं। ये देखिए फ्लो चार्ट आपको एक बार समझा देता हूँ। सॉलिड वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन ऑफ वेस्टेज, मतलब जो जनरेट होगा, जनरेट होने के बाद उसका कलेक्शन होगा, फिर उसका ट्रांसपोर्शन होगा और फिर उसका स्टोरेज होगा। इस प्रकार से इसका एक फ्लो चार्ट के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इसके स्टेप, रिड्यूस करना, इसको रिसाइकल करना, दोबारा यूज करना, ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। लैंड फिलिंग, जहाँ ज़्यादा कचरा है, यदि कहीं पे गड्ढे हैं लैंड पे, जमीन पे, वहाँ पे आपको फिल कर देना चाहिए। ये सारे सजेशंस आपको बताना। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये हमने पहले पढ़े थे, मैंने जैसे बताया, बाढ़, साइक्लोन प्लस लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले ही। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में सोशल इशू एंड द एनवायरनमेंट। इसमें भी बहुत से पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया है, जो पार्ट रह गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के वीडियो में इन पर क्लोज करूँगा।